नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिथिला कुकिंग विथ शिवांगी के साथ। आज मैं बिहार का पॉपुलर खाना भात दाल चोखा बनाने जा रही हूँ। आज की तबीयत थोड़ी सी मेरी सही नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि मैं कुछ बना के डालूँ, तो कुछ ऐसा डालूँ जो आपको भी पसंद आए और मेरे बच्चे भी काफ़ी ईजिली खा लें। तो मैं अपने परिवार के हिसाब से पानी डाल रही हूँ दाल बनाने के लिए। अरहर और मसूर की दाल है, जिसको मैंने 2-3 मिनट के लिए पहले सोक किया, फिर रगड़ के काफ़ी अच्छे तरीके से वॉश किया है दाल को। आप देख सकते हैं प्रॉपर कि दाल जो है बिल्कुल कितनी अच्छे तरीके से धुली हुई है, पानी बिल्कुल साफ़ है। इसी तरीके से आप भी कोशिश करें कि दाल को कम से कम 2 या 3 मिनट सोक करें और फिर रगड़ के अच्छे से वॉश कर दें। ठीक है, उससे दाल में जो गंदगी या केमिकल वगैरह होगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। अब जो है मैं इसमें जो है वो आज की दाल में मैं इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और पतरस, ठीक, इनको मैं अभी ही जो है मतलब बाद में तड़का नहीं लगा के अभी इसी वक्त कुकर में डालूँगी, ताकि ये दाल के साथ साथ ही पकेगा। इस तरह की दाल बहुत ईजिली बन जाती है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है। बनने में भी जल्दी हो जाता है, आपको बाद में तड़के में प्याज टमाटर वगैरह पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। हर तरीके का दाल बनाने पे अलग अलग स्वाद आता है। अलग से आप जब पकाएंगे प्याज टमाटर मिर्च को तो उसका स्वाद अलग आएगा, और इस तरीके से जब दाल में डालेंगे तो उसका स्वाद अलग आएगा। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा फ्रेंड्स। और हल्दी के बाद हम इसमें विशिल लगाएंगे। दाल का जो है वो प्रोसीजर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। विशिल लगा दीजिए कुकर का, और आप अच्छे से चेक कीजिए विशिल जो है वो आपका सही होना चाहिए। सीटी का जो कुकर में होल होता है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। एक सीटी फुल फ्लेम पे देने के बाद मैं गैस को जो है कम कर दूंगी 2 मिनट के लिए। यदि दोबारा विशिल दे देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 2 मिनट के बाद गैस बंद कर दूंगी। हमारा दाल पूरी तरीके से पक जाएगा, गला हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आज सोचा भात दाल चोखा के साथ मैं कुछ अलग और बना लेती हूँ, क्योंकि भात दाल चोखा थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा हरी सब्जी भी चाहिए। तो मैंने आज परवल जो है इसे मैं फ्राई करूँगी बेसन के साथ। तो परवल मोस्टली आप लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट जो है काट देते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि परवल को आप इस तरीके से पकड़े पूरे फिंगर के बीच में, और अप से लेके डाउन तक आप इस तरीके से जब नाइफ पलट के करेंगे तो देखिए इस तरीके से परवल के ऊपर एक परत होती है, एकदम बारीक सी परत होती है। आप जब इसे इस तरीके से चलाएंगे इस पर नाइफ, तो ये देखिए निकलती चली जाएगी। आप परवल मूव करते चलिए फिंगर की सहायता से, और इस तरीके से पूरा परवल क्लीन हो जाएगा। आप देख पाएंगे मैं धीरे 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 परवल को मूव करती चलती हूँ, और परवल के ऊपर का जो छिलका है वो निकल जाएगा। उससे परवल सॉफ्ट होता है। जब आप परवल को इस तरीके से ऊपर से हल्का सा पील करके बनाएंगे तो वो परवल ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा आपको खाने में। ठीक है, इस तरीके से हथेली के बीच में भी रख के आप मूव कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा करें, नाइफ ना लग जाए। मेरी आदत है करने की, क्योंकि हम लोग परवल को इसी तरीके से पहले हल्का सा पील करते हैं फिर बनाते हैं। इससे परवल जो है, परवल की कोई भी सब्ज़ी बनाइए आप तो वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से परवल को जो है वो पील करके बनाइए, ज़्यादा स्वाद अच्छा लगेगा। साथ ही मैं बैगन जो है वो इस तरीके से कट कर के रखी हूँ। आज बैगन भी मसाले में डाल के मैं बैगन का, हम लोग तो इसे चक्का कहते हैं, बैगन का चक्का कह लीजिए, या बैगन का पकौड़ी कह लीजिए, बेसन में लपेट के बनाएंगे। तो उसमें मैं परवल के साथ बैगन बनाऊंगी। परवल अलग फ्राई करूंगी और बैगन अलग फ्राई करूंगी बेसन के साथ। परवल थोड़ी मोटी मोटी सी है, तो मैंने एक परवल को 3 भाग में कट किया है। ज़्यादा मैंने पतला भी नहीं किया और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा। जो परवल थोड़ी पतली सी होगी उसे मैं 2 भाग में कट कर दूँगी। इस तरीके से आप जो है परवल में चीरा लगाइए। कुकर का विशिल आ गया है फ्रेंड्स, तो मैं इस समय जो है ये देखिए फ्लेम को जो है कम कर दूँगी और 2 मिनट का वेट करूँगी। अब मैं जो है चूँकि परवल और बैगन का मैं फ्राई बेसन के साथ करने जा रही हूँ, तो मैं बेसन का जो है वो घोल तैयार कर रही हूँ। मैंने 3-4 स्पून बेसन लिया हुआ है। इसमें मैं चावल का आटा नहीं मिक्स करूँगी। ये घर का बेसन है तो कुरकुरापन काफ़ी अच्छा आता है। इसमें मैं जीरा पाउडर, हल्दी और नमक, साथ ही मिर्च पाउडर डालूँगी, और हींग बेसन की सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बेसन का पकौड़ी भी बनाइए, किसी भी चीज़ में बेसन लपेटिए तो थोड़ा सा हींग का इस्तेमाल कीजिए। हींग जो है बेसन के लिए ज़्यादा स्वादफुल बना देता है, उसे ज़्यादा अच्छा बनाता है स्वाद में। अपने बड़े बुजुर्ग को हम लोगों ने देखा कि बेसन की सब्ज़ी में हींग का इस्तेमाल वो करते थे खास करके। ठीक है, तो अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी ताकि अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। और अब धीरे धीरे मैं सारे परवल को उसमें डाल देंगी। आप चारों साइड से कढ़ाई में तेल फैला दीजिएगा, परवल चिपकेगा नहीं इससे, और इजी वे में आपका जो है परवल बिल्कुल क्रिस्पी होके तैयार हो जाएगा। इसे मैं कढ़ाई में जब सारे परवल को डाल दूँगी धीरे धीरे, फिर मैं कम से कम जो है इसे
मतलब तुरंत नहीं पलटूँगी, थोड़ा सा वेट करूँगी मैं, समथिंग 1 मिनट का वेट करके फिर इसे मैं पलटूँगी। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो है मेरा ये वीडियो ख़ास करके खाने से रिलेटेड नहीं है। मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी रीजन से परिवार से दूर रहते हैं, पीजी में रहते हैं या फिर वो खुद ही रूम लेके रहते हैं, खुद से कुकिंग करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत आती है। किस चीज़ की दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है? चावल बनाने की। वो चावल तो खाते हैं, चावल बनाने में उनकी चावल अक्सर शिकायत होता है कि चावल गीली हो गई। आप यदि चावल का मेजरमेंट रखेंगे तो आपका कभी भी चावल गीला नहीं होगा। सिंपल सा मेजरमेंट है। आप जिस भी बर्तन से चावल को नापते हैं, जैसे आपने गिलास से 1 गिलास चावल लिया, तो आप पानी जो है वो 2 गिलास दीजिए। चावल को अच्छी तरीके से 2-4 बार वॉश कीजिए 4-5 पानी से। उसके बाद आप लगभग, जैसे 1 गिलास चावल है तो आप 2 गिलास पानी दीजिए। 1 कटोरी चावल लिए हैं तो जिस कटोरी से चावल को आपने मापा है उसी कटोरी से 2 कटोरी चावल दीजिए। इस तरीके से जो है आप आराम से क्या कर पाएंगे, चावल को बिल्कुल फ्रेश और गीला नहीं, एकदम सूखा हुआ, जिसे कहते हैं ना फर चावल, सूखा हुआ चावल, खिला खिला चावल, उस तरीके से बना पाएंगे। दूसरा ट्रिक ये है कि आप जो है चावल को जब धो के कुकर में डाल रहे हैं उस समय 1 चम्मच उसमें घी का इस्तेमाल कर लीजिए, तो भी चावल आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। पर परिवार में क्या होता है, दिक्कत होती है। अब सैलेड में बहुत दाल में, सैलेड में घी का नींबू खाते हैं, तो उनके लिए घी का जो है कॉम्बिनेशन नींबू के साथ अच्छा नहीं होता। तो उसका सिंपल सा है, आप क्या कीजिए, चावल में घी की जगह नींबू निचोड़ दीजिए, आधी नींबू का रस डाल दीजिए, तो भी चावल आपका खिला खिला बनेगा, गीला नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। परेशानी फिर भी वही है, 5 सदस्य, पाँचों का जो है खाने का डिफरेंट स्वाद। नींबू डाल दिया तो भाई घी नहीं ले सकते। जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड नींबू का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को मैं घी देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, आपको बताना चाहूँगी, ऐसी परेशानी आपके साथ हो जाए तो आप नींबू भी स्किप कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, चावल को जब धो रहे होते हैं उससे पहले ही, जब चावल आपने माप लिया, बर्तन में ले लिया, आप उसमें 1 चम्मच, जो भी तेल आप खाते हैं, सरसों खाइए, रिफाइन खाइए, जो भी तेल आप खा रहे हैं, उस तेल 1 चम्मच हाथ में लेके पूरे चावल पे अच्छी तरीके से मिला दीजिए और चावल को धो दीजिए 4-5 पानी से। उस कंडीशन में भी आपकी चावल बिल्कुल फ्रेश बनेगी, चिपकेगी नहीं, बिल्कुल जो है खिली खिली सी बनेगी। इस ट्रिक से आप चावल बनाइए, आपका चावल बिल्कुल अच्छा बनेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एक और ट्रिक। अभी बरसात के सीज़न में चावल, दाल, आटा, सूजी, इन सब में क्या होता है, कीड़े आ जाते हैं। मेरे भी चावल के कंटेनर में कीड़े आ गए थे, काला काला छोटा छोटा चींटी जैसा कीड़ा था। तो मैंने क्या किया, नीम के पत्ते, आप नीम के पत्ते को कहीं से भी ले आइए, नीम का पेड़ से नीम का पत्ता कलेक्ट कीजिए, मार्केट में उपलब्ध होता है। उसे आराम से आप धो के सूखा करके उसको सुखा दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद जब वो सूखा हो जाएगा तो आप आराम से चावल के कंटेनर में, आटे के कंटेनर में, जिस भी चीज़ में कीड़ा लगने की संभावना है उसमें आराम से उसको डाल दीजिए। कुछ दिनों में, मतलब जैसे कि आज आपने डाला है तो कल 2 दिन, 4 दिन, 24, 48 घंटे, 72 घंटे होते थे, वो कीड़ा जो है वो मर जाएगा। लेकिन हाँ, आपके खाने में नीम की जो है वो करवाहट नहीं आएगी, आपके किसी भी खाने में नीम की करवाहट नहीं आएगी। आटा को जब आप लोगे, आटा चालोगे, पत्ती आई, आप वापस पत्ती डाल दो आटा के कंटेनर में। चावल में आपने मापा, पत्ती आ गई, पत्ती को वापस आप डाल दो कंटेनर में। तो आपका क्या है ना, बरसात से उस कीड़े से अच्छी तरीके से आपका सामान बच जाएगा और नीम का तीखापन जो होता है, स्वाद, वो नहीं आता है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो है काफ़ी सही से स्टोरेज हो जाएगा बरसात के सीज़न में। बात करते करते मेरा परवल तो बिल्कुल फ्राई हो गया फ्रेंड्स। अब बैगन की बारी है। बैगन को भी मैं इसी तरीके से मीडियम और लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। ये जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, ये आप किसी भी तरीके का, कितने भी अंदाज में बना लें, डिफरेंट तरीके का, ये कहते हैं ना, जैसे परिवार में पसंद आता, तो मेरे परिवार में बहुत तरीके से पकौड़ियाँ मैं बनाती हूँ बेसन, चाहे वो पालक की हो, आलू की भजिया हो, किसी भी तरीके से, गोभी का हो, पत्ते गोभी का हो, मतलब समझ में नहीं आता कि मैं कितने डिफरेंट तरीके से पकौड़ी बनाती हूँ और वो बहुत ईजिली जो है सभी कोई पसंद से खाते हैं। ठीक है। आपको मैं बताऊँ बचपन की याद ताज़ा करके, तो जब हम लोग बच्चे थे, मम्मी खाना बनाती थी, तो उस समय क्या था कि मम्मी चावल बनाई, चावल में मम्मी ने घी डाला, नमक डाला, और जो भी फ्राई है, जैसे आपको प्याज की पकौड़ी हो गई या फिर गोभी का पकौड़ा हो गया, इस टाइप से पकौड़ा को उसी चावल में मिला के खिलाती थी और बहुत स्वाद अच्छा आता था। आप भी कभी ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा आपका स्वाद आएगा खाने में। ठीक है फ्रेंड्स।
जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं आलू का जो है वो चोखा बना रही हूँ। प्याज, टमाटर और सूखी मिर्च, जीरे का तड़का के बाद आलू को मैं डाल के इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक भूनूंगी और गरम गरम आलू को ही मैं मेसर से मेस दूंगी। अदरवाइज़ बाद में ठंडा होने के बाद आलू बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आप इस तरीके से मेस दीजिए। आलू का रंग बिरंगा चटपटा चोखा आपका तैयार है। डिफरेंट टाइप से आप चोखा बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं इस तरीके से बना रही हूँ, कभी और दूसरे तरीके से कभी शेयर करूँगी आपके साथ। और फिर मैं आपको थाल सजा के दिखा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहें। फ्रेंड्स, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आज आप लोगों की मदद से मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच माय ऑल यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।